आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूँ। क्यों छोड़िए सर? मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। वो साल 2007 का था, ठंड का महीना था और गोरखपुर की गलियां धार्मिक उत्सव से गूंज रही थी। तभी कुछ ऐसा होता है जो गोरखपुर को आग के गोलों में तब्दील कर देता है। दोस्तों, मुहर्रम का पर्व शोक और परंपरा का एक त्योहार है। इसमें जुलूस निकाला जाता है और गोरखपुर में भी जुलूस निकाले जा रहे थे। जुलूस जब दीवान बाजार की सरकरी गलियों से होकर आगे बढ़ता है, तभी दो धार्मिक गुटों के बीच कुछ ऐसा होता है जो पूरे गोरखपुर में जंगल में आग की तरह उस पूरे गोरखपुर को चपेट में ले लेता है। आज की कहानी 2007 मुहर्रम के दंगों को लेकर है और इस दंगों की पूरी बारीकियां आज मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाऊंगा और एक एक कहानी आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे इस प्रमुख दंगे के दो किरदार सबसे अहम थे। पहला शमीम और दूसरा राजकुमार अग्रहरी। इस दंगे के पीछे योगी आदित्यनाथ को जो जिल्लत झेलनी पड़ी उसकी भी पूरी कहानी मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्राइम फाइल का ये स्टोरी। दोस्तों, मुहर्रम का जुलूस शोक और परंपरा का एक त्योहार है और ये तो इस त्योहार में जुलूस निकाले जाते हैं। 2007 में गोरखपुर की गलियों में भी ये धार्मिक जुलूस निकल रहा था और तभी गोरखपुर में एक जगह है दीवान बाजार। ये जुलूस दीवान बाजार के पास पहुंचता है और दीवान बाजार के पास ही एक ठेले के पास एक राजकुमार अग्रहरी नाम का एक युवक, जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 वर्ष थी, वो ऑमलेट खा रहा था और वो जुलूस जो है वो दीवान बाजार तक पहुंचती है और दीवान बाजार की गलियां बड़ी सरकरी हुआ करती थी। दोस्तों, हुआ ये कि तभी जो है दो गुटों में, मतलब राजकुमार अग्रहरी और इसमें मेन अपराधी जो था उसका नाम था शमीम और उसके पिता जिसका नाम था सफीकुल्ला। ये तीन किरदार को आप भूलिएगा मत दोस्तों, क्योंकि इस कहानी में ये तीन किरदार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे ही ये जुलूस दीवान बाजार के पास पहुंचता है, ये जुलूस अपना विकराल रूप धारण कर लेता है। तालियों की गूंज, नगाड़ों की गूंज से पूरा माहौल एकदम जोशीला हो जाता है और तभी जो राजकुमार अग्रहरी था, जो ऑमलेट खा के निकल रहा था, तभी वो किसी बात को लेकर शमीम और उनके साथियों से कुछ बातें बोलता है। दावा दोस्तों ये किया जाता है, वैसे जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन दावा ये किया जाता है कि उस समय छेड़खानी को लेकर राजकुमार अग्रहरी जो एक युवा था वो विरोध किया हुआ था और उसी को लेकर शमीम और उसके साथियों को ये बात नागवार गुजरती है और तभी दोनों के बीच कुछ आपसी कहासुनी होती है। लेकिन ये एक आपसी कहासुनी तनिक देर में ही पूरे माहौल को गर्म कर देती है और कहा यह जाता है कि ये कहासुनी उसके बाद गोरखपुर में आग की लपटों की तरह पूरे गोरखपुर को अपने चपेट में ले लेती है। होता क्या है दोस्तों, चलिए आगे आपको बताते हैं। दोस्तों, शमीम और राजकुमार अग्रहरी के बीच जब कहासुनी होती है तो उस बात को देखते हुए शमीम के पिता सफीकुल्ला वो उस जुलूस के हिस्से से खुद को अलग करते हैं अपने साथियों के संग और उसके बाद शमीम के साथ आते हुए वो राजकुमार अग्रहरी पर हमला कर देते हैं। कहा यह जाता है दोस्तों कि उस समय शमीम जो है वो राजकुमार अग्रहरी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है और यह भी कहा जाता है दोस्तों कि उस जुलूस के पास एक पुलिस की जिप्सी खड़ी थी जो राजकुमार अग्रहरी को ले जा रही थी, लेकिन भीड़ इतनी बेकाबू हो चली थी दोस्तों और इस कदर वहां पे चाकू और तलवारें निकल चुकी थी कि उससे जो है राजकुमार अग्रहरी को बार बार गोथा जा रहा था और पुलिस की गाड़ियों से खींचकर उसके ऊपर लगातार हमले किए गए। हुआ ये दोस्तों कि उस जो सड़क पर जिस पे जुलूस निकाला जा रहा था वो
वो सड़क पूरी तरीके से लहूलुहान हो गई थी, वो सड़क पूरी तरीके से खून से सनी हो गई थी और कुछ ही देर में राजकुमार अग्रहरी की सांसें थम जाती हैं और वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है। दोस्तों, इस घटना की खबर जैसे ही राजकुमार अग्रहरी के पिता राजेंद्र प्रसाद को पड़ती है, वैसे ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके घर का इकलौता चिराग अब इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। लेकिन यह सिर्फ एक परिवार को तोड़ने वाली घटना नहीं थी, बल्कि ये पूरे गोरखपुर को अपने आग की चपेट में लेने वाली एक घटना थी। और जैसे ही राजेंद्र प्रसाद को इस घटना की खबर होती है, वो तुरंत कोतवाली थाने में जाकर इसके खिलाफ FIR करवाते हैं और मेन अपराधी को पुलिस पकड़ती है, शमीम और सफीकुल्लाह को। और उसके बाद एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ उस समय दोस्तों कुशीनगर में थे और जैसे ही उनको इस घटना के बारे में पता चलता है, वो तुरंत गोरखपुर के लिए रवाना होते हैं और उन्होंने आह्वान कर दिया था इस पूरे घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन के। और तभी गोरखपुर में उनके समर्थक जो है वो गोरखपुर में विरोध प्रदर्शन की तैयारियां शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे गोरखपुर की तरफ योगी आदित्यनाथ बढ़ते हैं, वैसे ही उस समय चूंकि मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता है और योगी आदित्यनाथ के पास पुलिस पहुंचती है, मामला यहां से योगी आदित्यनाथ के लिए उल्टा पड़ जाता है। दोस्तों, उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और कहा यह जाता है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार उस समय मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत योगी आदित्यनाथ पर कुछ ज्यादा ही सख्त थी। योगी आदित्यनाथ कुशीनगर से रवाना होते हैं और रास्ते में ही पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद तकरीबन 11 दिनों तक योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर की जेल में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक कहानी बहुत प्रचलित है और कहानी दोस्तों ये है कि मात्र 4 किलोमीटर दूर वो जेल था और जहां से योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया जाता है और जेल तक ले जाया जाता है, उस 2-4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में तकरीबन 7 से 8 घंटे लग गए थे। और ये इस वजह से क्योंकि योगी आदित्यनाथ की प्रसिद्धि और पॉपुलैरिटी इतनी थी, भीड़ इतनी अधिक हो गई थी कि जो पुलिस वाले थे वो लोगों को हटा रहे थे, लोग बार बार पुलिस की गाड़ी के सामने आ रहे थे और ये जद्दोजहद तकरीबन 7 से 8 घंटे इसी तरीके से अनवरत जारी रहे और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को उस जेल तक पहुंचाया गया। दोस्तों, उस दंगे में गोरखपुर जला। गोरखपुर में तमाम घर, तमाम सड़कें, सरकारी संपत्तियां जली और इसमें तकरीबन 2 लोगों की जान भी गई। योगी आदित्यनाथ को 11 दिन तक जेल में रहना पड़ा और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जब जेल से बाहर निकले तो 12 मार्च 2007 की वो तारीख जब लोकसभा में उन्होंने भाषण दिया और भाषण देते हुए वो लोकसभा स्पीकर के सामने भावुक हो गए। भावुक इस बात को लेकर कि वो जिस प्रदर्शन को लेकर वो कर रहे थे उसमें राजनीतिक द्वेष के चलते उनको जेल में डाला गया, मुकदमे ठोके गए। और उसके बाद उन्होंने पूरे सदन से एक सवाल पूछा कि क्या ये सदन उनको संरक्षण दे पाएगी। और चूंकि वो तीसरी बार चुनकर सदन में पहुंचे थे 2007 तक, तो ये मामला और भी आगे बढ़ चुका था। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी थी। 2002 में हिंदू युवा वाहिनी की स्थापना के बाद से योगी आदित्यनाथ का कद भगवाधारी और हिंदू नेता के तौर पे उभर रहा था और उस उभरते हुए छवि को लेकर योगी आदित्यनाथ को माना जा रहा था कि हिंदुओं के एक बड़े नेता के तौर पे योगी आदित्यनाथ स्थापित हो रहे थे। और इसी बात का मलाल उन तमाम विपक्षी पार्टियों को थी जो उस समय सत्ता में थी और ये कह सकते हैं जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी, या फिर ये कहें कि समाजवादी पार्टी को और अन्य माफियाओं को इस बात से चिढ़ हो रही थी कि योगी आदित्यनाथ का कद इतना आगे तक कैसे पहुंच रहा है। तो इसी बात को लेकर समय समय पर योगी आदित्यनाथ को लेकर जो अन्य विरोधी थे वो उनको कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे थे।
दोस्तों, इस पूरी घटना के बाद अपराधी समीम और उसके पिता सफीकुल्लाह ये दोनों जेल में थे। 2012 में कोर्ट ने सफीकुल्लाह को उम्र कैद की सजा सुनाई, लेकिन समीम को कुछ दिन बाद जमानत दे दी गई। और उस जमानत के बाद दोस्तों हुआ ये कि समीम तकरीबन 16 साल तक किसी ना किसी तरीके से पुलिस से बचता रहा। वो चेन्नई भाग कर गया, कुछ दिन वहां बसा, फिर गोरखपुर में आया। लेकिन कहा जाता है ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, ऐसा आपने पिक्चरों में जरूर सुना होगा। और वही हुआ 16 साल बाद समीम के साथ। 2023 की वो साल थी जब अक्टूबर का महीना था और समीम को गोरखपुर की पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है और उसके बाद समीम को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। दोस्तों, ये कहानी थी गोरखपुर की। और 2007 दंगे की जब कहानी गोरखपुर की निकलकर सामने आती है तो गोरखपुर के लोग और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग और जो भी लोग इस कहानी को समझते और जानते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस कहानी में बहुत कुछ हुआ। उस कहानी में सिर्फ एक परिवार नहीं टूटा दोस्तों, उस कहानी में गोरखपुर की तमाम चीजें जली, कई जाने गई। योगी आदित्यनाथ को बीच में आना पड़ा, योगी आदित्यनाथ की छवि खराब हुई। लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया भी बने 17 के बाद, और ना केवल एक बार बल्कि दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। और आज उनको एक बड़े पैमाने पर हिंदूवादी छवि के तौर पर, एक नेता के तौर पर उनको जाना जाता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ शमीम, राजा अग्रहरी और सफीकुल्लाह के इर्द गिर्द नहीं घूम रही थी। ये कहानी दो गुटों को लेकर घूम रही थी। एक गुट जो जुलूस के दौरान था, जो दंगा भड़काने का काम किया, और एक गुट जो हिंदू पक्ष था जिसमें योगी आदित्यनाथ और तमाम लोगों को गलत आरोपों में फंसाया गया। दोस्तों, इस कहानी को आप कितने अच्छे तरीके से जानते हैं, कहां तक इस कहानी को समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई क्राइम फाइल की कहानी के साथ। धन्यवाद।